हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ ही सप्ताह बचे हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्लास 10 मैथ की एक नई सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के केवल वही क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। ये इस सीरीज का पहला पार्ट है, जिसमें हम पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और उसके बाद आगे की वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अगर आप इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसके वीडियो पहले ही बनाए जा चुके हैं, जिसमें इस चैप्टर से संबंधित सभी नियम, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल इस पार्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। नियम आपको पहले से ही मालूम है, और अगर नियम ना मालूम हो तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, जिसमें बोला है संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप पिछली क्लासों में पहले से ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पहले सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड। अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो ये काफ़ी सिंपल है, इसे डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 और उसके बाद 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लिख देंगे 72 का अभाज्य गुणनखंड। 72 का अभाज्य गुणनखंड। अगर 72 का अभाज्य गुणनखंड आप नहीं निकाल पा रहे हैं वैसे, तो यहाँ पर बगल में हम निकाल कर आपको एक बार बता दे रहे हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। लिख देंगे ऐसे यहाँ पर 72। उसके बाद देखेंगे वह छोटी से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे कि 72 कैंसिल होगा। तो 72 सबसे पहले 2 से हम देख लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये हमें यहाँ पर 36 प्राप्त होगा। फिर 2 से ये कटेगा 18 प्राप्त होगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 9। और उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो ये 2 से नहीं कैंसिल होगा। तो फिर अगली उससे बड़ी अभाज्य संख्या हम देखते हैं जो कि 3 है, उससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होगा। फिर 3 से करेंगे 1 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर दो जो अभाज्य गुणनखंड में मिला 1 2 3 बार है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 के पावर में 3 और उसके बाद गुणे। अगर 3 को देखें तो 3 2 बार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर में 2। उसके बाद इसी प्रकार से 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे कि यहाँ पर आप 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उसी टाइप से 120 का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम निकाल के एक बार दोबारा 120 का भी निकाल लेते हैं। तो अगर 120 का हम निकालते हैं तो देखेंगे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो हमारी 2 होती है, पहले उससे कैंसिल करते हैं। तो 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे सबसे पहले हमें 60 मिलेगा। फिर ये 2 से कटेगा 30 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 15 और उसके बाद अगर देखें तो ये 2 से नहीं कटेगा। फिर इसको हम 3 से काटते हैं, यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा। फिर 5 ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से, तो अगली अभाज्य संख्या हमारी 5 होगी। 5 से इसको हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 1 मिलता है। इस प्रकार से जब 120 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे तो यहाँ पर 2 देखें तो 1 2 3 बार है, यानी कि ये 2 के पावर 3 हो गया। और उसके बाद इंटू 3 देखें तो 3 एक ही बार है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। और इंटू 5 भी एक ही बार है, तो यहाँ पर हो गया 5। अब यहाँ पर दिए गए तीनों संख्याओं 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड हमें मालूम हो गया। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एचसीएफ
HCF ऐसे आप लिख देंगे। HCF जिन भी संख्याओं का हमें ज्ञात करना होगा उसको हम कोष्टक में करके लिख देंगे। 2 संख्याएं होंगी तो 2 संख्याएं, या फिर 3 होंगी तो तीनों को हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं 6 है, 72 है और उसके बाद 120 है। तो इसको इस टाइप से आप कोष्टक में लिखेंगे। यहाँ पहले लिख देंगे HCF या फिर मासा, उसके बाद कोष्टक में जो भी संख्या होंगी 2 या फिर 3 या 4 जो भी संख्या होंगी उनको कोष्टक में लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह। अब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब हम लिखते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों में जो प्राप्त अभाज्य संख्याएं हैं उनमें से जो वे संख्याएं लेंगे जो कि तीनों संख्याओं में हो। अगर इसके जगह पर 2 संख्याएं होती तो उन्हीं दोनों संख्याओं में हम देखते उन अभाज्य संख्याओं को जो दोनों में कॉमन थे। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहले दूसरे तीसरे में 2 एक बार सब में मिलेगा, तो यहाँ पर हम 2 को लिख लेते हैं। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो 3 पहली संख्या में भी है, दूसरी संख्या में 2 बार और तीसरी संख्या में 1 बार, तो हम उतनी बार ही लेंगे जितना कि सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखें 3 तीनों एक बार है सब में, तो यहाँ पर 1 बार हम लिख देंगे। और उसके बाद अगली संख्या अगर देखें तो यहाँ पर तीसरी में 5 प्राप्त हुआ, लेकिन पहले और दूसरे में 5 नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। इस प्रकार से अगर हम देखें इनका गुणा कर लेंगे तो 2 का गुणा जब 3 में हुआ तो यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हो गया। आगे हमें एलसीएम भी ज्ञात करना, तो फिर ऐसे लिख देंगे एलसीएम। उसके बाद कोष्टक में जिन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना हो तो यहाँ पर 6, 72 और उसके बाद 120 हो गया। अब एलसीएम में जैसे कि एचसीएफ में केवल हम उन्हीं संख्याओं को लेते हैं जो सब में कॉमन हो, लेकिन एलसीएम में जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 सब में मिल रहा है, या सीधे आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रत्येक संख्या के मैक्सिमम पावर को हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 देखें तो 2 यहाँ पर पहले में इसके पावर में कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 मानेंगे। दूसरी संख्या के बाद गुणनखंडन में देखें तो 2 के पावर 3 है और तीसरे के में भी 2 के पावर 3 है। तो अधिकतम पावर अगर 2 का देखा जाए तो अधिकतम पावर 3 है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 2 के पावर 3। उसके बाद इंटू 3 के पावर में देखा जाए तो पहली जो संख्या थी उसमें 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में भी 1 है। तो अधिकतम पावर की अगर बात की जाए 3 के तो ये 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 के पावर में 2 इंटू 5। पहली में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, लेकिन तीसरे में, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एचसीएफ में हम उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों को लेंगे जो कि प्रत्येक संख्या से हमें प्राप्त हों, और एलसीएम में पहले हम जो प्राप्त हो रहे हैं उनको भी कॉमन जो हैं उनको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनका गुणनखंड कर लेते हैं। अब 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब जो होगा वो 8 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और इंटू ये हो जाएगा हमारा 5। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 का गुणा 9 में होगा, ये हो जाएगा हमारा 72 और उसके बाद गुणे 5 है, 5 लिख देते हैं। अब 72 का गुणा 5 में कर लेंगे, 5 का गुणा 2 में हुआ 10 हो गया। उसके बाद 5 का 7 में होगा 35 और उसके बाद 1 36, यानी कि हमें यहाँ पर 360 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ 6 और एलसीएम 360 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अन्य संख्याएं अगर हमारे पास हो तो उनका भी एचसीएफ और एलसीएम हम इस नियम से ज्ञात करेंगे। अगर 2 संख्याएं तो उन दोनों संख्याओं में देखेंगे, 3 होंगे तो 3, नियम हमारा यही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक n है, तो उसके हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। उसके जो भी अभाज्य गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों को हम लिख लेंगे। अगर हमें उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के जोड़े प्राप्त होते हैं तो हमें वहाँ से 10 प्राप्त होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं कि उस संख्या के अंत में 1 0 प्राप्त होगा। अगर हमें 2 और 5 के 2 जोड़े प्राप्त होते हैं तो हमें वहाँ पर 10 × 10 अर्थात 100, या बोलें कि उस संख्या के अंत में 2 0 प्राप्त होंगे।
इसी प्रकार से अगर हमें 2 और 5 के 3 जोड़े प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में हमें उस संख्या के अंत में 3 जीरो प्राप्त होगा। अब इसी की सहायता से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बोला है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। अगर हम यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम यहाँ पर हमें 2 इंटू 3 प्राप्त होगा, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 3 के पावर। और अभी बोला गया है कि अगर अभाज्य संख्या के जो भी संख्या दी है उसके अभाज्य गुणनखंड में हमें जब 2 और 5 के जोड़े प्राप्त होंगे तभी उस संख्या के अंत में 0 प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमें 2 इंटू 3 प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ पर 5 हमें नहीं प्राप्त होता है। और अगर हमें 2 और 5 के जोड़े नहीं प्राप्त होते हैं तो उस संख्या के प्रसार में कभी भी शून्य लास्ट में नहीं प्राप्त होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि इसे लिख देंगे कि 6 के पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के युग्म नहीं प्राप्त हुए, इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर नहीं समाप्त होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 संख्याएं दी हुई हैं और हमें दिखाना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि सबसे पहले इन एक संख्याओं को यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर पहली संख्या से लिख देंगे कि पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या जो हमारी दी हुई है ये है 7 गुणे 11 और गुणे 13 प्लस 13। यहाँ पर अगर इस संख्या में देखें तो कुछ संख्याओं का गुणनफल और उसके बाद बीच में प्लस है, फिर 13 है, यानी कि ये जो हमारी संख्या ये 2 पदों में विभाजित है। अगर दोनों पदों में हम देखें तो यहाँ पर 13 हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर 13 कॉमन कर लेते हैं। अगर हम 13 कॉमन करते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 7 गुणे 11 पहले पद में, उसके बाद 13 निकल ही गया है, प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर दूसरे पद से जब 13 निकलेगा कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 13 और उसके बाद आगे फिर इसको गुणा करेंगे तो 7 का गुणा 11 में होगा, ये हो जाएगा 77 और उसके बाद प्लस 1 है, 1 लिख देते हैं। आगे इसको सॉल्व करते हैं 13 हो जाएगा और उसके बाद गुणे 77 और प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 78। अब आप थ्योरम इस चैप्टर में पढ़े ही हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इन संख्याओं का भाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 है, इसका भाज्य गुणनखंड होगा नहीं, इसलिए ये 13 ही ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर 13 ही होगा। और गुणे 78 इसका भाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम बगल में ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर आप 78 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो सबसे पहले देखेंगे कि छोटी से छोटी कौन सी अभाज्य संख्या जिससे ये कटेगा। तो पहले हम 2 से काट कर देख लेते हैं, 2 से ये कटेगा तो ये यहाँ पर 78 है, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 3 6, 1 बच जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। आगे ये फिर 2 से तो कटेगा नहीं, फिर हम 3 से देख लेते हैं, 3 से जब ये कटेगा तो यहाँ पर हमें 13 फिर प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे ये 13 से कटेगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा 78 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 3 और गुणे
13 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 13 एक बार शुरू में लिखा हुआ और एक बार अंत में लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 13 के पावर, ये हमारा सबसे पहले यहाँ पर 2 है, 2 को लिख लेते हैं और उसके बाद गुणे 3 है, 3 लिख लेते हैं और 13 को देखें तो यहाँ पर 2 बार हो गया, इसलिए 13 के पावर 2 हो गया। हम नियम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें जो दी गई संख्या थी ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हुई, इसलिए ये भाज्य संख्या होगी। अब अगली संख्या हम देख लेते हैं। अगली संख्या हमारी है, लिख देंगे यहाँ पर ऐसे दूसरी संख्या। अब जो दूसरी संख्या दी हुई है, जैसा कि आप पहले को सॉल्व करके देखें उसी टाइप से इसको भी देख सकते हैं। तो दूसरी संख्या ये हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और उसके बाद गुणे 2 गुणे फिर 1 है प्लस 5। तो यहाँ पर दूसरी संख्या भी 2 पदों में लिखी हुई है। अगर हम देखें तो दोनों पदों से यहाँ से 5 कामन हो रहा है, 5 कामन लेते हैं। तो जब अगर हम 5 कामन लेते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 7 गुणे 6 और उसके बाद 5 निकल ही गया है तो फिर बचेगा 4, उसके बाद गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा और उसके बाद गुणे 1 प्लस दूसरे पद से देखें तो यहाँ से 5 निकल गया, 1 बचेगा केवल। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 5 और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे 7 का गुणा 6 में होगा, 7 6 किए 42 हो गया और उसके बाद गुणे 4 का 3 में कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा और उसके बाद गुणे फिर 2 का 1 में कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 है 1 लिख लेते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 और उसके बाद यहाँ पर 2 का 42 है, 42 लिख लेते हैं। फिर 2 का गुणा जब यहाँ पर 12 में होगा तो ये हमें 24 प्राप्त हो जाएगा, प्लस उसके बाद 1 है, 1 लिख लेते हैं। आगे इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद 42 का गुणा 24 में कर लेते हैं, 4 का गुणा 2 में हुआ, ये हो गया यहाँ पर 8, उसके बाद 4 का गुणा 4 में हुआ 16 और ये 4 16 4 ये हो गया 20, 20 के जगह पे यहाँ पर 20 की जगह 0, 2 हासिल बचेगा हमारा, 4 का गुणा 2 में हुआ 8 और उसके बाद 10, यानी कि ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1008 प्लस 1 बचा हुआ, प्लस 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 5 इंटू ये हो जाएगा 1009। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 और 1009 ये भी शायद अभाज्य संख्या ही होगी, या फिर अगर ये भाज्य संख्या होती है तो इसका अभाज्य गुणनखंडन आप यहाँ पर बगल में निकाल लेना। वैसे हमें यहाँ पर 2 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या होगा, क्योंकि थ्योरम के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है। इसलिए दी गई ये दोनों संख्याएं जो हमारी हैं वो भाज्य संख्याएं हैं। लिख देंगे यहाँ पर हम कि अतः दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और यही हमें दिखाना था कि जो दोनों संख्याएं थी वो हमें सिद्ध करना था कि भाज्य संख्याएं होंगी। तो ये दोनों आपने सिद्ध करके देख ही लिया कि ये दोनों संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में आएगा, इसलिए आप इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि यहाँ पर 3 के जगह पर 2 या 5 हो जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का वही एक ही रूल है जिसको यहाँ पर हम देखेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन हमें बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन को हम, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम विरोधाभास के नियम के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो आइए हम इस नियम के द्वारा इसे सिद्ध करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे विरोधाभास का मतलब कि जैसे यहाँ बोला है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हम मान लेंगे, यानी कि √3 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। वहाँ पर आप परिमेय दिया था जो कि हमें सिद्ध करना, तो यहाँ पर उसका उल्टा मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। और हम नियम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में कि अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए √3 बराबर ये हो जाएगा हमारा p/q। एक लाइन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो कि p और q के बारे में होता है। लिख देंगे जहाँ p व q सअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ p व q सअभाज्य संख्याएं हैं। ये लाइन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सअभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि सअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनका HCF 1 होता है। यानी कि अगर हम p और q का HCF निकालें तो हमें यदि 1 प्राप्त होता है तो उस स्थिति में p व q सअभाज्य संख्याओं के युग्म होंगे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे जिससे कि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वर्ग करने पर, अगर यहाँ पर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करेंगे √3 का वर्ग होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि स्क्वायर रूट ये 3 का वर्ग हो गया। उसके बाद बराबर p/q है, दाएं साइड में लिख देंगे p/q इसका वर्ग है, तो इस पर भी हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर √3 का वर्ग ये हमें यहाँ से स्क्वायर √3 का अगर वर्ग करते हैं तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ पर 3 और उसके बाद बराबर ये स्क्वायर p पर भी और q पर भी है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा p² और उसके बाद बटे q²। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें p² बराबर लिखना चाहें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा p² बराबर 3 × q²। आगे अब यहाँ पर हमें एक परिमेय का प्रयोग करना है जिसके द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर हम परिमेय के बारे में लिख देते हैं। लिख देंगे कि यदि p² 3 से भाज्य है तब p भी 3 से भाज्य होगा। ये प्रमेय जिसके बारे में हम पहले ही विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, इसी का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पर कि यदि p² 3 से भाज्य है तब p भी 3 से भाज्य होगा। अगर इस प्रमेय के अनुसार हम देखें तो यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि आप यहाँ देखें तो p² के भाज्य गुणनखंड में हमें यहाँ पर 3 × q² प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम अगर ये p 3 से भाज्य है तो इसके भाज्य गुणनखंड में हमें 3 प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो p बराबर यहाँ पर एक तो 3 होगा और दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है, जिसके जगह पर यहाँ पर हम k मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × k। इसे यहाँ पर कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ पर पहले हम जो शुरू में है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड से p का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से और समीकरण 2 से p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर p का मान समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। अगर समीकरण 2 से p का मान समीकरण नंबर 1 में रखें तो p के जगह पर ये हो जाएगा हमारा 3 × k था, यानी कि 3k था। इसको हम लिख देंगे, ये हो गया 3k
यहाँ पर p का स्क्वायर था तो 3k का भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बराबर दूसरे साइड में देखें तो दूसरे साइड में यहाँ पर 3q स्क्वायर है, लिख देंगे 3, उसके बाद q स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे अगर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। बाएं साइड में ये 3 पर भी स्क्वायर है और k पर भी है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और उसके बाद k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होगा। बराबर दूसरे साइड में देखें तो ये है 3, उसके बाद q स्क्वायर। यहाँ पर आगे देखें तो ये 3 से जो हमारा 9 होगा वो कैंसिल होगा, और अगर हम 3 से यहाँ पर 9 को कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारा बचेगा। यहाँ पर हम अगर क्यू स्क्वायर कैंसिल करके क्यू स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो क्यू स्क्वायर बराबर बस यहाँ पर हम जो दाएं साइड था उसको बाएं तरफ और जो बाएं साइड में था उसको दाएं तरफ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 3 से जब 9 कैंसिल होगा तो तब भी यहाँ पर 3 बचेगा, और इंटू उसके बाद यहाँ पर के स्क्वायर बचा है तो लिख देंगे 3 इंटू के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो क्यू स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 इंटू के स्क्वायर प्राप्त हुआ है। अब फिर हम उसी प्रमेय का प्रयोग करेंगे जो कि यहाँ पर आप लिखे हो, लिख देंगे यहाँ पर कि यदि क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तब क्यू भी 3 से भाज्य होगा। यानी कि अगर क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है तो तब क्यू भी 3 से भाज्य होगा। अब इस आधार पर यहाँ पर जैसे कि आप लिखे थे उसी टाइप से यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा क्यू बराबर, अब अगर q 3 से भाज्य है तो उस स्थिति में q के अभाज्य गुणनखंड में पहली संख्या हमारी 3 होगी, और उसके बाद इसके अलावा भी अन्य अभाज्य संख्याएं होंगी, जिसके जगह पर यहाँ पर हम k माने थे, यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं। जिसे यहाँ पर k आप मान चुके हो, यहाँ पर और कोई संख्या अपनी मर्जी से कोई भी मान सकते हो, जैसे कि r मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू r हो गया। अब इसे भी हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड हम पहले ही मान चुके हैं, मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर हमारा 3rd है। अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 2nd और 3rd पर ध्यान देंगे। इक्वेशन 2nd और 3rd में देखें तो यहाँ पर इक्वेशन 2nd में p के अभाज्य गुणनखंड में हमें 3 इंटू के प्राप्त हुआ, और इक्वेशन 3rd के अगर हम देखें q के अभाज्य गुणनखंड में तो 3 इंटू r प्राप्त हुआ। और अगर यहाँ से हम p और q का HCF देखें तो यहाँ पर p और q का HCF 3 प्राप्त हुआ, और हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर p व q ये दोनों सभाज्य संख्याएं हैं। सभाज्य संख्या का मतलब ही हुआ कि इनका HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो p और q का HCF अगर हम निकालते हैं तो इनका HCF हमें यहाँ से 3 प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर p और q ये सभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 2 व 3 से कह सकते हैं कि p व q सभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और अगर ये सभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो उसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो लिख देंगे हम इसलिए और अगर इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। लिख देंगे इसलिए √3 परिमेय संख्या नहीं है। और आप इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ें कि जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसके 2 भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो निश्चित रूप से वह अपरिमेय संख्या होगी। लिख देंगे यहाँ पर अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना आपको यहाँ पर हिंदी भी लिखना पड़ेगा।
ये क्वेश्चन अब यहाँ पर सिद्ध हो चुका, जो कि हमें सिद्ध करना था कि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पर इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर रेड कलर से लिखा जा चुका है कि यदि पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तब पी भी 3 से भाज्य होगा। अब मान लीजिए कि अगर यही इसी क्वेश्चन में 3 की जगह पर 2 होता तो यहाँ पर 3 की जगह पर 2 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। फिर उसका हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 हमें प्राप्त होगा, 2 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। बाकी सारे पद वही रहेंगे हमारा। अब यहाँ पर फिर हमें प्राप्त हो जाएगा पहला इक्वेशन, अगर 2 होता तो पी स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पर थ्योरम में हम लिख देते हैं कि यदि पी स्क्वायर 2 से भाज्य है तो पी भी 2 से भाज्य होगा। बस यहाँ पर फिर 3 के जगह पर 2 हो जाता, आगे फिर जहाँ जहाँ पे 3 है उसके जगह पर 2 हो गया, जहाँ पर 9 था वहाँ पर जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। फिर वहाँ से हमें प्राप्त था क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर प्राप्त होता 2 इंटू क्यू स्क्वायर। और उसके बाद आगे जब इसको सॉल्व किया जाता तो फिर लिख देते हैं कि यदि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। इस प्रकार से यहाँ से क्यू बराबर हो जाता है 2 इंटू आर, यानी कि जहाँ जहाँ पर 3 है उसके जगह पर 2 हो जाएगा, जहाँ पर हमें 9 प्राप्त हुआ उसके जगह पर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 5 वाले को भी आप कर सकते हो, यानी कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करने का यही एक नियम है। और ये हमारे लिए क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को अब आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले क्वेश्चन में हम देखें तो वहाँ पर केवल एक पद था, लेकिन यहाँ पर 2 पद हैं। दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के अलग अलग नियम हैं। अब जब केवल एक पद होगा और वह अपरिमेय संख्या हो तो उसको सिद्ध करने का नियम अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। उसके बाद अगर इसमें 2 पद हों जिसमें एक परिमेय और उसके बाद दूसरा पद अपरिमेय हो, या फिर दोनों अपरिमेय हो, तो उनको सिद्ध करने का अलग नियम है, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर चिन्ह कोई भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस, यानी कि जब एक से अधिक पद हो तो उनको सिद्ध करने का दूसरा नियम होता है, जिसको अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। उस क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आप बोर्ड के एग्जाम में देख सकते हो। तो अब इसको भी यहाँ पर हम सिद्ध कर लेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम विरोधाभास के द्वारा सिद्ध करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले कि माना 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक, ये हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो यहाँ पे लिख देंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये एक परिमेय संख्या है तो अब पिछले ही क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 ये बराबर हो जाएगा हमारा p/q, जहाँ p और q के बारे में आप यहाँ भी लिख देंगे कि जहाँ p व q सअभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ p व q सअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर सबसे पहले 2 पद हैं, तो यहाँ पर हम वर्ग नहीं करेंगे। सबसे पहले जो परिमेय संख्या है उसको हम अलग कर लेते हैं और अपरिमेय संख्या को अलग कर लेते हैं, यानी कि परिमेय संख्या को एक साइड में और अपरिमेय संख्या को दूसरी साइड में। तो यहाँ पर 3 को जब हम बाएं तरफ से दाएं तरफ लाएंगे, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल p/q, और उसके बाद 3 जब बाएं तरफ से दाएं तरफ आया तो प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर रूट 5 इक्वल, ये इसको सॉल्व करेंगे p/q -3 को, तो q का गुणा 3 में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमें प्राप्त होगा p - 3q, और उसके बाद बटे q हो जाएगा। फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट 5 में गुणा है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 बराबर p - 3q, और उसके बाद बटे ये हो जाएगा 2q।
बस इतना ही हमें करना है, यानी कि जब दो या दो से अधिक पद हों और हमें सिद्ध करना हो कि ये अपरिमेय संख्या, तो विरोधाभास के द्वारा हम पहले मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे कि परिमेय संख्या वाले जितने भी पद हैं उसको एक तरफ कर लेंगे और अपरिमेय संख्या जो हमारी है उसको एक तरफ कर लेंगे, मतलब एक को दाईं तरफ और दूसरे को बाईं तरफ। अगर यहाँ पर हम देखें तो बाईं तरफ ये स्क्वायर रूट 5 है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और अगर हम दाईं तरफ वाले संख्या को देखें तो यहाँ पर शुरू में मान ही चुके हैं कि P और Q ये दोनों सभाज्य संख्याएं हैं। अगर P और Q सभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ पर Q में 3 का गुणा हुआ है। अगर हम Q में 3 का गुणा करते हैं तो तब भी ये हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी कि सभाज्य संख्या जो भी हो वो एक पूर्णांक ही होती हैं। और जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक का हम गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। फिर अगर एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाएं तब भी हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से Q ये एक भी सभाज्य संख्या का जो युग्म था उसमें से एक संख्या है, तो अगर उसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो जब पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा हुआ तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अब अंश में पूर्णांक है, हर में पूर्णांक है, तो जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में हम भाग देते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से दाईं तरफ वाली जो हमें संख्या प्राप्त हुई वो परिमेय संख्या है, जबकि बाईं तरफ वाली जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर दोनों हमें बराबर प्राप्त हुए, जो कि असंभव है। गलत हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि यहाँ पर हम गलत माने थे, इसलिए यहाँ पर जो हम माने थे गलत, ये परिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या माने थे, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि चूँकि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है उसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। जबकि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। और अगर ये दोनों पक्ष हमें बराबर प्राप्त हुए, ये बराबर नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है जो माने हैं वो गलत है। लिख देंगे अतः लिख देंगे यहाँ पर कि अतः 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगी। फिर लिख देंगे अर्थात परिमेय संख्या नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमें सिद्ध करना था। हमें क्वेश्चन में बोला था हमारे कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, और उसको यहाँ पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों, 2 या 2 से ज़्यादा पद आप नहीं पाएंगे, वैसे 2 ही पद होंगे जिनमें से एक पद परिमेय और दूसरा पद अपरिमेय होगा। वहाँ पर सबसे पहले हम विरोधाभास के द्वारा मान लेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है, फिर उसे हम P/Q के रूप में लिख देंगे। अब
स्क्वायर रूट वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी जितने भी पद हैं उसको एक तरफ करके सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर पी और क्यू हम सभाज्य संख्याएं माने हैं और हमें मालूम है कि सभाज्य संख्या जो होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, और जब किसी पूर्णांक में हम दूसरे पूर्णांक का गुणा करें, उसमें जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर p - 3q ये हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 2q ये भी एक पूर्णांक ही है, और जब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में हम भाग देते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। वही यहाँ पर आप लिखे हो कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया। इसलिए ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे, और अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो होता है ये 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है अर्थात ये जो हमारी होगी 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया अर्थात 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। यही जो हम 5 क्वेश्चन देखे, इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन प्राप्त होंगे। अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि यहाँ पर इसके अंक बदल जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे वही होंगे, इसी रूप में हमें क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो आप वीडियो को, अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है तो आप दोबारा इस पार्ट को देख लेंगे, जिससे कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।